हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसबीएम पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू को, जिसमें पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में पढ़ा था। और आज पार्ट 2 में हम जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी, उनके राजनीतिक विचारों संबंधी बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेहरू का विश्व दर्शन, या उनके जीवन का जो दर्शन है वो किस तरह का था। उन्होंने मार्क्सवाद के भौतिकवाद और आदर्शवाद के मिले जुले रूप को स्वीकार किया था। धर्म में उन्होंने नैतिकता को बढ़ावा दिया था। उन्होंने पाखंड, रूढ़िवाद, अंधविश्वास इन सबको अस्वीकार करके जो धर्म का संबंध है वो नैतिकता से बताया था। उनका दृष्टिकोण पुनरुत्थानवादी था और उन्होंने वर्ग सामंजस्य को बढ़ावा दिया। जिस तरह मार्क्स वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है या वर्ग संघर्ष को महत्व देते हैं, उसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने वर्गों के अंदर नैतिकता को स्थापित करके उनके अंदर सामंजस्य को बढ़ावा दिया था। उनका मानववाद, जवाहरलाल नेहरू मानववादी दृष्टिकोण के थे और उन्होंने मानववाद का अर्थ ये बताया कि जिसमें व्यक्ति की सत्ता हो और जिसमें मानव के कल्याण पर बल दिया जाए, मनुष्य के सर्वांगीण विकास को महत्व दिया जाए, साथ ही व्यक्ति को साध्य माना जाए। उनका जो मानवतावाद है वो लौकिक मानवतावादी थे। इसलिए जो नेहरू जी है वो विश्व नागरिक की श्रेणी में आते हैं। अब जानते हैं उनके राजनीतिक विचार। क्योंकि नेहरू जी मानवतावादी और उदार दृष्टिकोण रखते थे, इसीलिए उन्होंने साम्राज्यवाद और फांसीवाद का विरोध किया था। क्योंकि साम्राज्यवाद और फांसीवाद में स्वतंत्रता का हनन किया जाता है और एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके विकास को रोक दिया जाता है। उन्होंने साम्राज्यवाद को शोषण की दर्द भरी कहानी कहा और साथ ही मानवता के नाम पर कलंक कहा। क्योंकि जो साम्राज्यवाद है वो हिंसा और उत्पीड़न के आधार पर व्यक्ति पर सत्ता कायम रखता है। 10 फरवरी 1927 को उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी, उसमें भाग लिया था। और साथ ही फांसीवाद के संबंध में भी वो यही विचार रखते थे कि फांसीवाद है वो स्वतंत्रता, प्रगति और विश्व शांति का विरोध करता है। इसलिए मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता और मनुष्य को बंधक बना के रखा जाता है उसमें। 1936 में जो फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने फांसीवाद को खुल्लम खुल्ला गुंडापन की संज्ञा दी। और इसी तरह उस तरह अबिसिनिया में जो संघर्ष चल रहा था मुसोलिनी के साथ, तो अबिसिनिया के लोग मुसोलिनी के सेना का डटकर सामना कर रहे थे। तो इसीलिए नेहरू जी ने कहा कि हमें उनको एक बधाई संदेश या उनको एक संदेश भेजना चाहिए। और नेहरू जी के कहने पर ही 9 मई को अबिसिनिया दिवस मनाया गया। और फांसीवाद के विरोध के कारण ही उन्होंने मुसोलिनी से मिलने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। क्योंकि नेहरू जी मानते थे कि जो लोकतंत्र का विरोधी है फांसीवाद, इसीलिए लोकतंत्र के समर्थक होने के कारण उन्होंने फांसीवाद का विरोध किया और इसमें स्वतंत्रता का हनन होता है। इन्हीं सब के कारण वो साम्राज्यवाद और फांसीवाद के घोर विरोधी थे। धर्मनिरपेक्षता संबंधी नेहरू जी के विचार। धर्मनिरपेक्षता को नेहरू जी देश की एकता पर आधारित मानते थे, यानी धर्म ऐसा हो जिसमें देश की एकता कायम हो सके। उन्होंने धर्म के पारंपरिक और व्यवहारिक स्वरूप के संगठित धर्म का विरोध किया था। साथ ही वो एक ऐसे ईश्वर की मान्यता देते थे जिनका दृष्टिकोण मानवतावादी हो और नैतिकता के साथ हो, यानी ईश्वर एक मानवतावादी और नैतिक दृष्टिकोण वाले होने चाहिए। हालांकि धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, ना ही वो नास्तिक थे, वो धर्म में ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर को वो एक ताकत मानते थे या एक ऐसी शक्ति मानते थे जिसे सृजनात्मक जिंदगी जीने की प्रेरणा मिले या सृजनात्मक जिंदगी जीने की ताकत मिले। धर्म को वो आधारभूत आवश्यकता पूर्ति का एक साधन नहीं कह सकते, आधार, जिससे धर्म ऐसा हो जैसे कि आवश्यकता, हमारी जो आधारभूत आवश्यकता है, हमारा विश्वास है वो बना रहे और उसकी पूर्ति होती रहे और मनुष्य को आंतरिक संतुष्टि मिले। और राज्य को ऐसा अधिकार नहीं हो कि वो धर्म में मनमाना हस्तक्षेप कर सकते। क्योंकि नेहरू जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे, आधुनिक थे, इसलिए उन्होंने भेदभाव, रूढ़ि और पाखंड का विरोध किया था और धर्म में भी उन्होंने वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण का ही समर्थन किया था। उसके बाद नेहरू का राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद। नेहरू जी राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बम्बई में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूं और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है। क्योंकि नेहरू जी पूर्ण स्वराज के समर्थक थे और क्योंकि पूर्ण स्वराज में ही व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित हो सकती है। उन्होंने विविधता में एकता का समर्थन किया, जिससे भावात्मक दृष्टि से एक राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। साथ ही नेहरू जी उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे, उग्र राष्ट्रवाद का उन्होंने विरोध किया था। उदार राष्ट्रवाद के समर्थक होने के कारण ही नेहरू जी ने कहा था कि राष्ट्रवाद अविश्वसनीय मित्र है और संदिग्ध इतिहासकार है। यानी राष्ट्रवाद तब तक ही अच्छा है जब तक कि ये साथ दे, अगर इसे विश्वास उठ जाए तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। उन्होंने युद्ध, हिंसा, द्वेष, घृणा इन सब का विरोध किया था। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद पर उन्होंने बल दिया था, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी धार्मिक सद्भाव पर बल देता है। साथ ही उन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया था और सांप्रदायिकता को उन्होंने एक मिथक कहा था और इसे नष्ट करने के लिए उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता को जरूरी बताया था।
राष्ट्रवाद ऐसा होना चाहिए जिससे विश्व मानवता की सेवा की भावना हो, यानी वो एक वैश्विक दृष्टिकोण रखते थे और इसलिए राष्ट्रवाद को भी वैश्विक स्तर पर उन्होंने मानवता की सेवा करने वाले एक दृष्टिकोण का विकास किया। 1927 में उन्होंने ब्रुसेल्स में जो सम्मेलन हुआ था राष्ट्रवाद संबंधी, उसमें भाग लिया था और उन्होंने अपने भाषण में यही कहा था कि राष्ट्रवाद एक विश्व मानवता की सेवा पर आधारित होना चाहिए जिसमें सहयोग हो एक दूसरे का और सामूहिक सुरक्षा की भावना हो। इसीलिए उनको शांति में सह अस्तित्व के प्रतिपादक भी कहा जाता है। नेहरू का दृष्टिकोण समन्वयवादी दृष्टिकोण था जिसमें उन्होंने टैगोर के विश्ववाद को और गांधी के विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया था। गुटनिरपेक्ष नीति के वो प्रतिपादक थे जो एक सकारात्मक नीति थी और एक गतिशील नीति थी। इसके अलावा उन्होंने विश्व शांति को भी बढ़ावा दिया। चीन के संबंध 1954 उन्होंने जो पंचशील का सिद्धांत दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचशील सिद्धांत में 5 सिद्धांत थे जिसमें पहला अखंडता व प्रभुत्व का सम्मान, एक दूसरे पर अनाक्रमण, हस्तक्षेप न करना, पारस्परिक लाभ का ध्यान रखना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। उसके बाद लोकतंत्र पर नेहरू जी के विचार। लोकतंत्र को नेहरू जी सर्वोत्तम मानते थे जिसमें अवसर की समानता स्थापित थी। लोकतंत्र एक व्यापक धारणा है जिसमें अपने लक्ष्य का मार्ग स्थापित हो सकता है, यानी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं लोकतंत्र में रहकर ही। लोकतंत्र को वो एक जीवन दर्शन मानते थे क्योंकि इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ ही समन्वय स्थापित होता है। संविधानवाद व नागरिक अधिकारों पर उन्होंने बल दिया था, यानी वो संविधानवाद के समर्थक थे और साथ ही नागरिक अधिकारों के भी समर्थक थे। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया उन्होंने, पंचायती राज जैसी संस्थाओं पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र समाज का आत्मानुशासन है जिसमें शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया जाता है। इसी के साथ उन्होंने संसदीय व्यवस्था को भी श्रेष्ठ बताया था। अब नेहरू की दृष्टि से मार्क्सवाद, यानी मार्क्सवाद को वो क्या समझते थे, मार्क्सवाद के साथ उनके संबंध कैसे थे। हालांकि नेहरू जी 1940 से पहले मार्क्सवाद के समर्थक थे, उन्होंने काफ़ी मार्क्सवाद का प्रभाव था उन पर, लेकिन 1940 के बाद धीरे धीरे उनका मार्क्सवाद से हटकर वो समाजवाद की तरफ झुक गए थे। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप को नेहरू जी सही मानते थे और समाजवाद, इस दृष्टि से ही वो समाजवाद के समर्थक थे। नवंबर 1927 में उन्होंने रूस की यात्रा की थी और उससे परिवार इस यात्रा से संबंधित उन्होंने एक बुक लिखी थी, सोवियत रसिया। उन्होंने कहा कि विश्व जो समस्याएं झेल रहा है, अगर उनको हल करना है, समस्याओं को ख़त्म करना है तो हम रूस से सहायता ले सकते हैं। वो मार्क्स की विश्व व इतिहास की धारणा से प्रेरित थे क्योंकि मार्क्स अतीत की व्याख्या करते हैं, भविष्य की आशा को बनाए रखता है। वो मार्क्स से प्रभावित नरेंद्र देव उन्होंने कहा कि जो नेहरू जी हैं वो मार्क्स से प्रभावित समाजवादी हैं। मार्क्स से संबंधित उन्होंने 3-4 बदलाव सुझाए। उन्होंने कहा कि मार्क्स है उसकी बदलती परिस्थितियों के साथ संशोधन जरूरी है, हिंसा व क्रांति का समर्थन नहीं होना चाहिए, यानी कि मार्क्सवाद है वो हिंसा व क्रांति का समर्थन करता है, लेकिन नेहरू जी हैं वो हिंसा और क्रांति का समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही मार्क्सवाद लोकतंत्र का विरोधी है जबकि नेहरू जी लोकतंत्र के समर्थक हैं, और मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है जबकि नेहरू जी वर्ग सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा नेहरू जी का सबसे महत्वपूर्ण है जो उनका मौलिक विचार है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। वो लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं क्योंकि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसमें सामाजिक और आर्थिक समानता दोनों पर ध्यान दिया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र और आर्थिक क्षेत्र में जो समाजवाद है, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों का समन्वय करके लोकतांत्रिक समाजवाद स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा भारत का जो समाजवाद है या भविष्य का जो लोकतंत्र है वो लोकतांत्रिक समाजवाद ही है। इसमें नैतिक नियमों का पालन किया जाता है, स्वतंत्रता व समानता दोनों पर ध्यान दिया जाता है, और इसी लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित उन्होंने 5 वर्षीय योजनाएं चलाई थी। 1954 में उन्होंने एक संसदीय प्रस्ताव पास किया और उसके बाद 1955 में एक अवार्डी कांग्रेस का प्रस्ताव पास होता जिसमें समाजवादी ढांचे पर आधारित था, जिसमें उद्योग उत्पादन के साथ में समाज का नियंत्रण स्वीकार किया गया, जिसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान थे, साथ ही उद्योगों में श्रमिकों के हिस्सा इससे संबंधित भी प्रावधान थे। ये सहकारिता पर आधारित था और सामाजिक न्याय पर भी आधारित था। 1956 में एक नागपुर अधिवेशन हुआ था जिसमें एक समाजवादी सहकारी राज्य के निर्माण की बात कही गई। इसके बाद है नेहरू जी और गांधी जी के संबंध कैसे थे। नेहरू जी और गांधी के संबंध, ये दोनों नेहरू जी गांधी जी के समर्थक भी थे लेकिन साथ ही कुछ विचारों के विरोधी भी थे। गांधी जी ने तो ये तक कहा था कि जो मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं वो नेहरू जी होंगे।
1916 में लखनऊ में सबसे पहले वो गांधी जी से मिले थे और 1920 में गांधी जी से वो बहुत ज़्यादा प्रभाव में आ गए थे। उन्होंने गांधी जी की प्रबल निष्ठा, उनकी लगन, उनकी कार्यशैली और नैतिकता का समर्थन किया था, लेकिन जो गांधी जी की अहिंसा का व्यवहारिक रूप था वो नेहरू जी इसको समर्थन नहीं देते थे। साथ ही उनके प्रन्यास सिद्धांत के भी विरोधी थे। औद्योगिकीकरण के नेहरू जी समर्थक है, लेकिन गांधी जी इसके विरोधी थे। आर्थिक नियोजन, जो गांधी जी का आर्थिक नियोजन का विचार था, उसका भी नेहरू जी समर्थन नहीं करते थे। और गांधी जी का जो आदर्श राम राज्य का कॉन्सेप्ट था, उसके भी नेहरू जी विरोधी थे। इस तरह नेहरू जी एक आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। उनका जो योगदान है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने भारतीय इतिहास की जो वैज्ञानिक व्याख्या की थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनके बारे में कहा था कि नेहरू की मृत्यु से देश का एक युग समाप्त हो गया है। इस तरह हमने इसमें नेहरू जी के विचारों को जाना। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर पूरा करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।